हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज में 9th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग को। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे व्हाट इज टेक्निक, व्हाट आर द फेजेस इन टेक्निकल लर्निंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट कम्स अंडर ऑल दिस थ्री स्टेजेस। और इनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। मेनली इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीक्वेंस बेस्ड आते हैं, राइट। वो आपको बोल देगा कि इन द फर्स्ट फेज ऑफ टेक्निकल लर्निंग और इन द थर्ड फेज ऑफ टेक्निकल लर्निंग अरेंज द स्टेटमेंट इन द प्रॉपर सीक्वेंस। हमको उनको अरेंज करना होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल ट्रेनिंग। Right? What is technical training? Before understanding the technical training, let's go first with the technique. What is technique? Technique is nothing but correct method to perform a specific skill. क्या कह रहा है? किसी भी स्किल को परफॉर्म करने का जो सबसे सही तरीका है, इसी को हम कहते हैं टेक्निक, राइट। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। टेक्निक इज द करेक्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किल और एक्सरसाइज, राइट। ओके, suppose you do push-ups, right? Why you do push-ups? Just to build your muscular strength, correct? So doing push-up is a exercise and a skill as well, right? Okay, if you want to gain the optimal strength, if you want to get the optimal performance, there is a set technique to perform that push-up, right? अगर आप सही टेक्निक से पुशअप को परफॉर्म करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको इंजरी हो सकती है या फिर आप बहुत जल्दी फटीग रीच कर जाएंगे। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बास्केटबॉल। यू शूट अ बास्केटबॉल, सो देयर इज अ स्पेसिफिक टेक्निक टू होल्ड अ बॉल, right? There is specific technique to pick up the short pocket and there is a specific technique to shoot the ball, correct? जब आप इन तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे तभी आप परफेक्टली एक बास्केटबॉल शूट को अटेम्प्ट कर पाएंगे, करेक्ट। ओके, सो लेट मी समराइज दिस। टेक्निक इज करेक्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किल। ओके, नाउ व्हाट इज टेक्निकल ट्रेनिंग? टेक्निकल ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग दैट डेवलप्स स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स एंड मूवमेंट टेक्निक्स। क्या होता है टेक्निक? टेक्निकल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है जिससे हम स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे कि आप ड्रिबलिंग सीखते हैं, तो आप ड्रिबलिंग सीखने के लिए एक सेट ऑफ टेक्निक्स को आप फॉलो करते हैं। यू फॉलो अ सेट ऑफ टेक्निक्स टू लर्न ड्रिबलिंग स्किल्स, यू फॉलो सेट ऑफ टेक्निक्स टू शूट फुटबॉल, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट द टेक्निकल ट्रेनिंग इज। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, right? What is the objective? What is our aim? Objective is to achieve efficient and economical movement. Now आपको समझ में आ चुका होगा what is efficient movement. Efficient movement का मतलब ये है कि आप किसी भी स्किल को बहुत अच्छे से परफॉर्म जब आप करते हैं, that is known as efficient movement. Now what about the economical movement? What is economical movement? Economical movement is nothing but perform a skill with lesser energy expenditure. क्या कहा मैंने? परफॉर्म अ स्किल इन लेसर एनर्जी एक्सपेंडिचर। किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए कम से कम एनर्जी को एक्सपेंड करना, सबसे कम एनर्जी को खर्च करना, राइट। आप डे टू डे लाइफ में आप जाहिर सी बात है आपकी कुछ नीड्स हैं, आप उन नीड्स को पूरा करते हैं। बट द थिंग इज, एक चीज को ध्यान में रखते हैं कि आपकी नीड्स को फुलफिल करने में कम से कम पैसे खर्च हो ताकि आप सेविंग्स भी कर पाए। द सेम philosophy goes for the sports also. An athlete tries to spend less and less energy to perform a skill so that he could save that energy for the future, for the upcoming time. आया आपको बात समझ में? जाहिर सी बात है, अगर आप 1 कैलोरी में 1 किलो कैलोरीज में अगर आप किसी स्किल को परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप उस स्किल को परफॉर्म करने के लिए 4 कैलोरी खर्च नहीं करेंगे। आई आपको बात समझ में? सो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिकल मूवमेंट इज। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स। क्या है इसके बेनिफिट्स? इंप्रूव स्किल एग्जीक्यूशन, स्किल को काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। रिड्यूसेस एनर्जी एक्सपेंडिचर, मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करता है। अच्छा, इकोनॉमिकल मूवमेंट का मतलब एक और भी होता है कि आप कम से कम मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर आपको रनिंग करनी है तो आप सिर्फ उतना ही मूवमेंट परफॉर्म करेंगे जो रनिंग के लिए जरूरत है, करेक्ट। आप जाहिर सी बात है आप ज्यादा मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, ज्यादा मूवमेंट अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा एनर्जी खर्च होगी।
आपको सिर्फ और सिर्फ रनिंग के दौरान आर्म एक्शन और लेग एक्शन पे फोकस करना है, राइट। उसमें आपके हेड के नॉडिंग का कोई मतलब नहीं निकलता। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप मूवमेंट करेंगे रनिंग के दौरान, तब आप अपने हेड को स्टेबल रखेंगे, आप अपने हेड को रिलैक्स रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो। ओके, ओके। इसकी वजह से हमारा फटीग भी डिले होता है। कैसे? जाहिर सी बात है, आप ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, तो फटीग भी आपको बहुत देर बाद आएगा। करेक्ट, ओके। इनहेंसेस परफॉर्मेंस। जब आप सही टेक्निक यूज करते हैं, तब आपका परफॉर्मेंस भी इनहेंस होता है। करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ दिस इज क्लियर टू यू, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं रनिंग का। जो ट्रेंड रनर होता है, वो 20 to 30% लेस ऑक्सीजन कंज्यूम करता है देन बिगिनर्स, राइट। A trained runner consumes 20 to 30 less oxygen, 20 to 30% less oxygen than beginners at the same speed due to better technique, right? कोई दो एथलीट्स हैं, एक एलीट एथलीट्स है एंड द अनदर वन इज द बिगिनर, राइट। जो एलीट एथलीट है, वो सेम स्पीड को मेंटेन करने के लिए एज ऑफ द बिगिनर, सेम स्पीड को मेंटेन करने के लिए वो 20 to 30% लेस ऑक्सीजन यूज करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन ही कम लेता है, ऑक्सीजन तो वो ऑप्टिमल लेगा, बट वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा आगे आने वाले टाइम के। करेक्ट, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग रनिंग इकोनॉमी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रनिंग इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं? नाउ व्हाट इज रनिंग इकोनॉमी? रनिंग इकोनॉमी का मतलब ये है कि परफेक्ट आर्म एक्शन लेग एक्शन को परफॉर्म करना और कम से कम एनर्जी को खर्च करना। करेक्ट, ओके। नाउ द फर्स्ट वन इज द स्ट्राइड लेंथ। आप कितने स्ट्राइड लेंथ ले रहे हैं, राइट। नाउ व्हाट इज स्ट्राइड लेंथ? आप एक स्टेप को कंप्लीट करने के लिए जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज योर स्ट्राइड लेंथ, वेदर इट इज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। करेक्ट। एक स्टेप में आप जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज योर स्ट्राइड लेंथ। ओके। नाउ जो एलीट रनर्स होते हैं, वो ये ट्राई करते हैं कि कम से कम स्टेप्स में, क्या मैंने कहा, कम से कम स्टेप्स में वो रेस को कंप्लीट कर जाए। अब ऐसा क्यों करते हैं एथलीट? वो ऐसा इसलिए करते हैं, जितना ज्यादा आप स्टेप्स लेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, उतना ज्यादा बार आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एथलीट्स ट्राई टू टेक लेसर स्ट्राइड्स फॉर दी 100 मीटर रेस। करेक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादातर हम जो जो कम डिस्टेंसेस के रेसेस हैं, हम उनमें यूज करते हैं, लाइक 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लाइक दैट ओनली, राइट, ओके। देन कम्स योर स्ट्राइड रेट। व्हाट इज स्ट्राइड रेट? स्ट्राइड रेट क्या होता है कि 1 मिनट में आप कितने स्ट्राइड्स ले रहे हैं, राइट। एंड एन एथलीट, एन एलीट एथलीट tries to take more and more strides in 1 second. Correct. Then comes your vertical stiffness. What is vertical stiffness? Now the thing is, आपका जो टॉर्सो है, वो कितना रिलैक्स्ड है, राइट। टॉर्सो कितना रिलैक्स्ड है? व्हाट इज टॉर्सो? आपका जो चेस्ट और जो आपका एब्डोमेन वाला एरिया है, दैट इज नोन एज योर टॉर्सो। आपका टॉर्सो जितना स्टिफ होगा, स्टिफ मतलब जितना हार्ड होगा, उतना ज्यादा आपका एनर्जी खर्च होगा। करेक्ट। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो एवरी एथलीट ट्राइज टू लेट नॉट देयर टॉर्सो बी स्टिफ। करेक्ट। हर एथलीट ये ट्राई करता है कि उनका टॉर्सो रिलैक्स्ड रहे। एवरी एथलीट ट्राइज टू रिलैक्स देयर टॉर्सो, राइट। तो आपको समझ में आया होगा। वो ट्राई करते हैं कि उनका जो बैक है, वो रिलैक्स्ड रहे। करेक्ट, ओके। देन कम्स योर ग्राउंड रिटेंशन फोर्स, नेट वर्टिकल इम्पल्स। क्या मतलब है ग्राउंड रिटेंशन फोर्स का? कि वो कितने जल्दी अपने फोर्स को एक्सर्ट करके वो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, दैट इज नोन एज योर ग्राउंड रिटेंशन फोर्स। करेक्ट। वो ग्राउंड में कितने समय तक टिके हुए हैं। अगर कोई एथलीट ग्राउंड में बहुत ज्यादा समय तक टिका हुआ है, तो उसकी स्पीड कम हो सकती है। करेक्ट। नाउ कम्स योर ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम, कि ग्राउंड में वो कितने समय तक जुड़ा हुआ है। ग्राउंड रिटेंशन फोर्स का मतलब यह है कि वो कितने जल्दी, कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है और कितने जल्दी ग्राउंड को छोड़ रहा है। एंड नाउ व्हाट इज ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम? तो कितने समय तक ग्राउंड में है। ओके। नाउ व्हाट कम्स लेटर? ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग शुड बी इंक्लूडेड
थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्लान। जो हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग प्लान तक, लेट्स से योर ट्रेनिंग प्लान इज ऑफ 1 ईयर, तो आपके पूरे ट्रेनिंग प्लान में आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि फेज 1 में आपने टेक्निकल ट्रेनिंग की ही नहीं, या लास्ट फेज में आपने टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं की, आपको पूरे पीरियडाइजेशन पीरियड में टेक्निकल ट्रेनिंग करना है, बिकॉज एफिशिएंट टेक्निक इज इसेंशियल फॉर सक्सेस इन एवरी स्पोर्ट्स, राइट। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी, काफी डीपली हमने डिस्कस किया है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड technique and style. Technique, we have studied it earlier. What is technique? The correct method to perform a skill, right? Okay, now let's understand what is style. Okay, now let's read first what is written over here. Technical model, scientifically accepted standard technique used as a reference for coaching. क्या कह रहा है? There is a set of techniques that is scientifically accepted and every athlete should follow it. क्या मैंने कहा कि किसी टेक्निक को, किसी स्किल को परफॉर्म करने का एक स्टैंडर्ड टेक्निक है जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड है, करेक्ट। एक ऐसा टेक्निक जो साइंटिफिकली चैलेंज किया गया है और साइंटिफिकली उसको एक्सेप्ट किया गया है। क्यों? ताकि उससे हम ये जज कर पाए कि क्या इससे इंजरी होती है या नहीं, ना क्या वो इकोनॉमिकल है या नहीं, करेक्ट। टेक्निकल मॉडल शुड भी, हमारा जो टेक्निकल मॉडल है वो कैसा होना चाहिए? बायोमैकेनिकली साउंड, विच मीन्स वो बायोमैकेनिकली करेक्ट होना चाहिए। आया आपको बात समझ में? ऐसा टेक्निक होना चाहिए जिससे आपको इंजुरी ना हो, जिससे कम से कम एफर्ट में आप ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस गेन कर पाए। फर्स्ट वन। व्हाट अबाउट सेकेंड वन? फिजियोलॉजिकली एफिशिएंट टेक्निक ऐसा होना चाहिए जिससे आपको लेसर फटीग हो, फिजियोलॉजिकली वो एफिशिएंट हो, तो बॉडी उस टेक्निक को सपोर्ट करे, एंड अपडेटेड थ्रू रिसर्च। वो टेक्निक रिसर्च से अपडेटेड होना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आने वाला है, आगे स्लाइड्स में आने वाला है, तो मैं तभी आपको बता दूंगा। दिस इज व्हाट टेक्निक इज। टेक्निक एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रूल्स है, नॉट रूल्स बट स्टैंडर्डाइज्ड मूवमेंट्स है जो एथलीट को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे उसको इंजुरी ना हो, उसको फटीग ना है, और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाए। दिस इज टेक्निकल मॉडल, right? Now what we have understood, this is about technical model. Okay, let's move forward. Now do not simply copy champion athlete. आपको कभी भी किसी चैंपियन एथलीट को कॉपी नहीं करना चाहिए। क्यों? एज देयर टेक्निक मे नॉट बी आइडियल फॉर एवरीवन। उनके टेक्निक्स सबके लिए आइडियल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सारे एथलीट्स का फिटनेस लेवल अलग होता है, और बॉडी कंपोजिशन, जो ऑन्ट्रोप्रोमेट्री मेजर्स है सारे एथलीट्स के, वो अलग अलग होते हैं, करेक्ट। तो आपको करेक्ट टेक्निक फॉलो करना है, चैंपियन एथलीट्स को फॉलो नहीं करना है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द जसप्रीत बुमराह, द लेजेंड जसप्रीत बुमराह। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द इंटायर वर्ल्ड, करेक्ट। नाउ इफ यू लुक अबाउट हिज टेक्निक्स ऑफ द बॉलिंग, उसकी जो बॉलिंग टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा खराब है, वर्स है। इसी वजह से जसप्रीत बुमराह को काफी ज्यादा इंजुरीज फेस करनी पड़ती है, right? And every coach suggests their bowlers not to copy Jasprit Bumrah, right? Although he's getting results, although he's becoming a champion, although he's taking wickets, but the technique that he's following is not correct. That technique may cause serious injuries, and you may see him. वो काफी ज्यादा इंजुरी से जूझता रहता है जसप्रीत बुमराह, राइट। बट द थिंग इज ही इज अ लेजेंड। ओके, तो आपको चैंपियन एथलीट्स को फॉलो नहीं करना है। ओके, व्हाट इज स्टाइल? ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निक एंड स्टाइल? स्टाइल क्या होता है? किसी भी स्किल को परफॉर्म करने का इंडिविजुअल मेथड, करेक्ट। देयर इज अ टेक्निक, राइट। इस टेक्निक में भी सब लोग अपने हिसाब से चेंजेस लेके आते हैं, ताकि वो उन टेक्निक्स को अच्छे से फॉलो कर पाए, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। इंडिविजुअल अडेप्टेशन ऑफ टेक्निकल मॉडल विदाउट चेंजिंग द फंडामेंटल स्किल। क्या कह रहा है? किसी टेक्निकल मॉडल को हम अडेप्ट कर रहे हैं और उसमें हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, लेकिन हम फंडामेंटल स्किल्स में चेंज नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। जब भी बॉलर बॉलिंग करता है तो किसी का रनअप छोटा है, किसी का रनअप काफी बड़ा है, बट क्या वो रनअप ले रहा है? यस,
द थिंग इज आपको रन अप लेना है, राइट। जब भी हम बास्केटबॉल में शूट करते हैं तो किसी का शॉट पॉकेट यहाँ होता है, किसी का शॉट पॉकेट काफी ज्यादा ऊपर होता है, राइट। लेकिन द थिंग इज क्या वो शॉट पॉकेट अटेम्प्ट कर रहा है या नहीं, क्या वो बॉल को दो हाथ से ग्रैब कर रहा है या नहीं। दिस इज दिस टेक्निक। और उस टेक्निक में जब आप चेंज लेके आते हो थोड़ा सा अपने हिसाब से, दैट इज योर स्टाइल, करेक्ट। बट द थिंग इज स्टाइल शुड नॉट चेंज द फंडामेंटल स्किल। ओके, लेट मी गिव यू अ क्लासिकल एग्जांपल। डिक फॉसबेरी, ये एक प्रोमिनेंट हाई जंपर है और इन्होंने ही इन्वेंट किया है फॉसबेरी फ्लॉप, विच इवॉल्व फ्रॉम अ पर्सनल स्टाइल इनटू स्टैंडर्ड हाई जंप टेक्निक। फॉसबेरी फ्लॉप उनका एक पर्सनल टेक्निक था, करेक्ट। लेकिन ये बाद में जाके एक स्टैंडर्ड हाई जंप टेक्निक बन चुका है। आज के डेट में जितने भी जो हाई जंपर्स है वो सिर्फ और सिर्फ फॉसबेरी फ्लॉप को ही फॉलो करते हैं। देयर इज टू स्टाइल, द फर्स्ट वन इज द सीजर, second one is the Fosbury flop. Scissor style, although scissor style is correct, scissor is correct, but Fosbury flop is the efficient. Everyone follows this style, correct? ये कुछ इस तरीके से दिखता है. This is the Fosbury flop, right? Okay, just a second. Okay, in team sports, technical model are used to optimize performance and support technical planning. टीम स्पोर्ट्स में टेक्निकल मॉडल को यूज किया जाता है अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए एंड सपोर्ट टैक्टिकल प्लानिंग। व्हाट इज टैक्टिकल प्लानिंग? द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? जो आप ऑन पेपर जो आप प्लानिंग करते हैं दैट इज योर स्ट्रेटेजी। जब आप स्ट्रेटेजी को फील्ड में अप्लाई करते हैं दैट इज योर टैक्टिकल प्लानिंग, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निक एंड स्टाइल। मैंने आपको बताया है, नाउ फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं इस टेबल के थ्रू। व्हाट इज टेक्निक? अ स्टैंडर्ड और आइडियल मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किल। किसी भी स्किल को परफॉर्म करने का एक स्टैंडर्ड और एक आदर्श मेथड है ये। ओके, व्हाट इज स्टाइल? इंडिविजुअल वे ऑफ परफॉर्मिंग द सेम स्किल। उसी स्किल को परफॉर्म करने का इंडिविजुअल तरीका, हर किसी का तरीका अलग होता है परफॉर्म करने का। बट द थिंग इज यू शुड नॉट चेंज द फंडामेंटल स्किल्स, राइट। हम बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग में किसी का रन अप छोटा है, किसी का रन अप बड़ा है, बट द थिंग इज रन अप होना चाहिए, राइट। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सेम फॉर ऑल एथलीट्स मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस। यही मैंने कहा कि जो टेक्निक है, टेक्निक सारे एथलीट्स के लिए सेम होता है, बट व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल एथलीट टू एथलीट वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम एथलीट टू एथलीट। ओके, थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, राइट। हमारा जो टेक्निक है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। एंड व्हाट अबाउट स्टाइल? इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉडी स्ट्रक्चर। आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है कि उस पे इन्फ्लुएंस करता है। नाउ लेट मी टेक यू एन एग्जांपल ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में किसी का शॉट पॉकेट काफी नीचे होता है, किसी का शॉट पॉकेट काफी ऊपर होता है। ये वेरी करता है एथलीट की हाइट के ऊपर और एथलीट के मसल बिल्ड के ऊपर, राइट। जब एथलीट का शॉट पॉकेट ऊपर है तब बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, राइट। और ज्यादा ऊपर शॉर्ट पॉकेट से रिलीज करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, राइट। और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो हायर शॉर्ट पॉकेट को यूज नहीं करते, क्योंकि अगर वो हायर शॉर्ट पॉकेट को यूज करेंगे उससे उनका बॉल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। इसलिए जो छोटे एथलीट है वो लोअर शॉर्ट पॉकेट को यूज करते हैं और जो लंबे एथलीट है वो हायर शॉर्ट पॉकेट को यूज करते हैं, करेक्ट। ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉडी स्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल एडेप्टेशंस, करेक्ट। ये भी आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज टेक्निक? यूज्ड एज कोचिंग स्टैंडर्ड। जब भी आपको कोच को स्किल सिखाता है तो एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक आपको समझाता है। नाउ व्हाट अबाउट स्टाइल? पर्सनल एडेप्टेशन विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्किल। ये मैंने आपको कई बार बता चुका है। व्हाट इज स्टाइल? एक पर्सनल एडेप्टेशन है जिसमें हम बेसिक स्किल्स को हम चेंज नहीं करते। ओके, सो नाउ वी हैव स्टडीड द टेक्निक एंड द स्टाइल। आप इसको ध्यान में रखिए क्योंकि कई बार जो आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, बीपीएड एमपीएड या बीपीएस एमपीएस में, उनमें ये टेबल कई बार पूछा जाता है, उनमें कई बार डिफरेंसेस पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निक एंड स्टाइल? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हम समझते हैं फेजेस ऑफ टेक्निक लर्निंग। जब हम टेक्निक सीखते हैं
तो उसके कितने फेजेस होते हैं और हर फेजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उनको अभी समझने वाले हैं। ओके, सो फेजेस ऑफ टेक्निकल लर्निंग में हमारा फर्स्ट फेज है कॉग्निटिव स्टेज। करेक्ट। नाउ व्हाट इज कॉग्निटिव स्टेज? इसमें हम समझते हैं बेसिक मूवमेंट पैटर्न, लर्न बेसिक मूवमेंट पैटर्न। इस स्टेज के दौरान हम काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स हम करते हैं और हमको रेगुलर गाइडलाइंस की जरूरत होती है। करेक्ट। दिस इज द कॉग्निटिव मूवमेंट, द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द टेक्निक लर्निंग। करेक्ट, जिसमें हम बेसिक मूवमेंट सीखते हैं, फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स को हम कमिट करते हैं और हमको गाइडलाइंस की हमको जरूरत पड़ती है फ्रीक्वेंटली। करेक्ट। उसके बाद आता है हमारा एसोसिएटिव स्टेज। व्हाट इज एसोसिएटिव स्टेज? एसोसिएटिव स्टेज में हम अपने मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट आता है, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। राइट, है आपको बात समझ में? एसोसिएटिव स्टेज में हम जो पिछले स्टेज में हमने मिस्टेक्स कमिट की है, हम उनको इंप्रूव करते हैं, हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और एफिकेसी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। करेक्ट। देन कम्स आवर लास्ट स्टेज, दैट इज आवर ऑटोनोमस स्टेज। ऑटोनोमस स्टेज में क्या होता है कि हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उस स्किल को अनकॉन्शियस माइंड में भी अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। करेक्ट। परफॉर्म द टेक्निक ऑटोमेटिकली अंडर कॉम्पिटेटिव कंडीशंस। हम उस टेक्निक को कॉम्पिटेटिव कंडीशंस में भी अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ द बास्केटबॉल, क्योंकि मैं बास्केटबॉल से हूं तो इसलिए मेरे को बास्केटबॉल के एग्जांपल ज्यादा अच्छे से याद है। ओके, जब भी हम बास्केटबॉल में किसी एथलीट को लेअप शॉट हम सिखाते हैं तो काफी ज्यादा मिस्टेक्स कमिट करता है, स्पेशली इन दी स्टेपिंग्स। तो स्टेपिंग्स में काफी ज्यादा मिस्टेक्स को कमिट करता है। जैसे ही वो एक आध हफ्ते बाद जब उस चीज को सीख जाता है, तब वो स्टेपिंग्स में मिस्टेक्स कमिट नहीं करता। बट द थिंग इज, उसके दिमाग में रहता है कि हाँ, पहले मुझे राइट स्टेप लेना है, फिर मुझे लेफ्ट स्टेप लेना है, फिर मुझे जंप करना है। आया आपको बात समझ में? एसोसिएटिव स्टेज में जब वो पहुंचता है तो वो गलती तो कमिट नहीं करता, लेकिन उसके सबकॉन्शियस लेफ्ट फिर जंप। करेक्ट। लेकिन जब वो ऑटोनोमस स्टेज में जब वो पहुंचता है, तब उसको याद नहीं रखना होता, तब वो उसके सबकॉन्शियस माइंड, मसल मेमोरी में पहुंच जाता है कि उसको स्टेप कौन सी लेनी है। तब वो मैचेस में भी लेफ्ट शॉट को परफॉर्म कर जाता है। करेक्ट। ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द क्रिकेट। क्रिकेट में जब भी एक एथलीट को जब आप कवर ड्राइव सिखाते हो, तब आप उसको सिखाते हो कि आर्म एक्शन कैसे होना चाहिए, फुटवर्क कैसा होना चाहिए। राइट। तो फर्स्ट स्टेज में वो काफी ज्यादा मिस्टेक्स कमिट करता है, बट व्हेन ही एंटर्स द एसोसिएटिव स्टेज, तब उसको ये जो बेसिक से जो मिस्टेक्स है, तब वो ये मिस्टेक्स को कमिट नहीं करता, तब वो ध्यान रखता है और उस मूवमेंट को वो फॉलो करता है। बट व्हेन ही एंटर्स इन दी ऑटोनोमस स्टेज, तब उसको इन मूवमेंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बॉल आता है और वहां पे वो कवर ड्राइव अटेम्प्ट कर लेता है। करेक्ट। ओके, आई होप यहाँ पे ये तीनों फेजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटायर टेक्निकल ट्रेनिंग इज टेक्निकल लर्निंग प्रोसेस। टेक्निकल लर्निंग प्रोसेस को प्रपोज किया गया था हरदयाल सिंह के द्वारा, अकॉर्डिंग टू हरदयाल सिंह। और यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, काफी रिपीटेड क्वेश्चंस। तो हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं स्लोली। करेक्ट। ओके, तो जो टेक्निकल लर्निंग प्रोसेस है, इसमें टोटल 3 फेजेस आते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। राइट। और इन फेजेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं। राइट। ओके, so let's start with the phase 1. Phase 1 is known as development of technique. Phase 1 में हम टेक्निक को डेवलप करते हैं, एंड व्हाट इज द गोल? टू लर्न द बेसिक मूवमेंट। फेज 1 में हम बेसिक मूवमेंट को हम सीखते हैं। अब हम कौन कौन से एक्टिविटीज को फेज 1 में परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। जो कोच है, राइट, या जो इंस्ट्रक्टर है, वो सबसे पहले आपको टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, वो टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाएगा। राइट, जैसे कि लेअप शॉट है तो सबसे पहले होल मेथड में लेअप शॉट को परफॉर्म करेगा। स्क्वायर कट है या फिर पुल शॉट है क्रिकेट में, तो वो सबसे पहले उस शॉट को परफॉर्म करके दिखाएगा, दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेशन। करेक्ट। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वो एक्सप्लेन करेगा उस टेक्निक को,
आया बात समझ में कि वो कौन कौन से सेट ऑफ मूवमेंट्स है जिसको वो परफॉर्म किया है उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। करेक्ट। पहले डेमोन्स्ट्रेशन, वो पहले डेमोन्स्ट्रेट कर देगा, उसके बाद उस मूवमेंट को वो एक्सप्लेन करेगा। करेक्ट। ओके। फिर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट। आप उस मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे और जो बेसिक मूवमेंट कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करेंगे। करेक्ट। आप ये सीखेंगे कि मूवमेंट को करते कैसे हैं। राइट। फिर आप करेंगे इनिशियल प्रैक्टिस, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको मिलेगा बेसिक फीडबैक। राइट। आपको समझ में आया? लेट मी सम अप दिस। पहले कोच आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा किसी स्किल को, उसके बाद वो स्किल को एक्सप्लेन करेगा। राइट। उसके बाद आप बेसिक मूवमेंट को आप समझेंगे कि बेसिक मूवमेंट्स को परफॉर्म कैसे करना है। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको मिलेगा फीडबैक। दिस इज द फर्स्ट स्टेज जिसमें हम टेक्निक को डेवलप करते हैं। ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड फेज ऑफ टेक्निक। ये है हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्निक। इस फेज में हम टेक्निक को इंप्रूव करते हैं अपने। करेक्ट। ओके। क्या है गोल? रिड्यूस एरर एंड इंप्रूव कंसिस्टेंसी। इस फेज में हम अपने एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की या इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। ओके। अब इनमें हम कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम रिपीटिशन करते हैं। हम बार बार उसी कॉन्सेप्ट को, उसी मूवमेंट को हम बार बार रिपीट करते हैं। राइट। ओके। उसके बाद हम एरर करेक्शन करते हैं। हमने जो गलतियां की है हम उस गलतियों को करेक्ट करने की, सुधारने की कोशिश करते हैं। राइट। ओके। फिर हम करते हैं वेरिएबल प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज वेरिएबल प्रैक्टिस? आप किसी स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं, अब धीरे धीरे उस स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। धीरे धीरे उस स्किल को परफॉर्म करने की वजह से आप कम से कम एरर कर रहे हैं। राइट। अब आप ये ट्राई करेंगे कि आप उस स्किल को स्पीड में परफॉर्म करें या फिर आप उस स्किल को डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म करें। सपोज आप उस स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिस में, फिर आप कोशिश कीजिए आप उस स्किल को परफॉर्म करें मैचेस में। करेक्ट। अब डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। करेक्ट। इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप अपने स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। मोर एडवांस्ड फीडबैक। यहां पे आपको और भी ज्यादा एडवांस्ड फीडबैक मिलता है। राइट। आई होप आपको फेज 2 भी समझ में आया होगा। लेट मी सम अप दिस। सबसे पहले आप बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। रिपीट करने के बाद आप एरर में करेक्शन लेके आते हैं। करेक्ट। उसके बाद आप वेरिएबल प्रैक्टिस करते हैं। वेरिएबल प्रैक्टिस का मतलब अलग अलग कंडीशन में प्रैक्टिस करना। करेक्ट। ओके। उसके बाद आप करते हैं इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं और आपको फिर मिलता है एडवांस्ड फीडबैक। राइट। यहां पे हमारा फेज 2 कंप्लीट होता है। ठीक है। फेज 2 में एक और चीज ऐड होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक परसेप्शन। ध्यान से सुनिएगा, काइनेस्थेटिक परसेप्शन जो आता है हमारे फेज 2 में। लेट मी राइट इट ओवर हियर। काइनेस्थेटिक परसेप्शन। अब व्हाट इज काइनेस्थेटिक परसेप्शन, ये होता क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। दिस इज द काइनेस्थेटिक परसेप्शन। होता क्या है आप ध्यान से समझिए। जब भी आप किसी स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं और आपको जानना है कि आपने स्किल सही परफॉर्म किया है या नहीं, तो क्या आप खुद ये चीज देख सकते हैं? क्या आप खुद से खुद को देख सकते हैं कि आपने स्किल अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं? जाहिर सी बात है, आप खुद को नहीं देख सकते। ठीक है। आपके पास आईज है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है, तो आप खुद को नहीं देख सकते। तो आप कैसे जानेंगे कि आपने स्किल को सही परफॉर्म किया है या नहीं? राइट। ओके। आप ऐसे समझते हैं, जब आप किसी स्किल को परफॉर्म करते हैं तब आपका बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करता है। राइट। आपके मसल में ऑप्टिमल कॉन्ट्रैक्शन आता है, आपके बॉडी में एक मूवमेंट जनरेट होता है और उस मूवमेंट के बेसिस में आपका बॉडी एक सेंस प्रोड्यूस करता है जो आपको ये बताता है कि हाँ, अभी मैंने जो मूवमेंट किया है वो मूवमेंट बिल्कुल सही है। आया बात समझ में? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? आपने देखा होगा 2020 का वर्ल्ड 2020 में जो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुआ था, दैट इज इन टोक्यो जापान। राइट। उस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था। राइट। आपने ये देखा होगा जब उसने सेकंड अटेम्प्ट लिया
सेकेंड अटेम्प्ट में उसने मैक्सिमम थ्रो किया था 88 पॉइंट समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, 88 पॉइंट समथिंग उसने थ्रो किया था जेवलिन को। करेक्ट। क्या उसने पीछे पलट के देखा था उस टाइम? नहीं, उसने थ्रो किया, और जिस मोमेंट में उसने वो थ्रो किया था जेवलिन को, जैसा उसके बॉडी ने सेंसेस प्रोड्यूस किया, वो उस सेंसेस से ही वो समझ गया कि यस, उसने अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे दिया है, और उसी की वजह से वो पीछे पलट के देखना जरूरी नहीं समझा। राइट। अब जब भी बास्केटबॉल शूट करते हैं, जैसे ही आप बॉल को रिलीज करते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि शॉट कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके मसल ने ऑप्टिमम फोर्स को प्रोड्यूस किया है, और इसी मसल मूवमेंट ने, इसी मसल मेमोरी ने एक सेंस को डेवलप किया जो आपको यह बताता है कि आपने सही मूवमेंट को परफॉर्म किया है। दिस इज व्हाट द काइनेस्थेटिक परसेप्शन इज। ओके, काफी ज्यादा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी हम समझते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या कह रहा है? Kinesthetic perception is the ability to sense the position. आप अपने पोजीशन को सेंस कर पाते हैं। पोजीशन, मूवमेंट एंड फोर्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विदाउट लुकिंग एट देम। क्या कहता है कि एक ऐसा एबिलिटी है जिससे आप अपने पोजीशन, मूवमेंट और फोर्स को आप समझ सकते हैं बिना देखे। दिस इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक सेंस। इसको हम काइनेस्थेटिक सेंस भी कहते हैं, या मूवमेंट सेंस, या प्रोप्रियोसेप्शन भी कहते हैं। करेक्ट। ओके, नाउ इससे होता क्या है? इट हेल्प्स एन एथलीट टू नो वेयर देयर बॉडी पार्ट आर इन दिस स्पेस। आपका बॉडी पार्ट स्पेस में कहां एग्जिस्ट कर रहा है, हाउ फास्ट दे आर मूविंग, हाउ मच फोर्स दे आर प्रोड्यूसिंग, कितना फोर्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका बॉडी कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वेदर द मूवमेंट इज करेक्ट इवन विदाउट विजुअल फीडबैक। आपको ये बताता है काइनेस्थेटिक परसेप्शन कि आपका मूवमेंट सही है या नहीं, बिना किसी विजुअल फीडबैक के। करेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। क्लोज योर आइज एंड टच योर नोज विथ योर इंडेक्स फिंगर्स। आप अपने आंखें बंद कीजिए और इंडेक्स फिंगर से अपने नाक को छूने की कोशिश कीजिए। करेक्ट। यू कैन डू दिस बिकॉज योर मसल टेंडन एंड जॉइंट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन अबाउट द पोजिशन ऑफ योर आर्म एंड फिंगर। ऐसा आप इसलिए कर पाते हैं कि आपका जो मसल है, आपका जो टिप ऑफ द फिंगर है, ये आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है कि आपका आर्म और फिंगर कहाँ, किस पोजीशन पे है। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे पढ़ा है फेज 2। करेक्ट। फेज 2 में हमने ये सारे स्टेप्स पढ़े, और फेज 2 में ही हमने काइनेस्थेटिक परसेप्शन को पढ़ा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मूव टू द फाइनल स्टेज। दिस इज द स्टेज 3, फेज 3, जो है हमारा परफेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ टेक्निक। इसमें हम टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाते हैं और हम स्टेबलाइज हो जाते हैं। करेक्ट। इसका मेन गोल क्या है? मेक द टेक्निक ऑटोमेटिक एंड कंपटीशन रेडी। इसमें हम टेक्निक को ऑटोमेटिक बनाते हैं, विच मींस हमारा टेक्निक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होता। हम एक कंटिन्यूअस वे में हम टेक्निक को परफॉर्म कर लेते हैं, और हम रेडी करते हैं खुद को कंपटीशन के लिए। करेक्ट। ओके, अब हम इसमें एक्टिविटीज कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिस अंडर डिफिकल्ट एंड डिफरेंट कंडीशंस। हम डिफिकल्ट और डिफरेंट कंडीशंस में प्रैक्टिस करते हैं, पहला। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट। हम मूवमेंट कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम मूवमेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फीडबैक। हम एक्यूरेट और प्रिसाइज फीडबैक को हम लेते हैं। एक्यूरेट फीडबैक। करेक्ट। प्रिसाइज मतलब इन डीप, इन डेप्थ फीडबैक हम लेते हैं। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन। हम ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द आइडियो मोटर ट्रेनिंग। नाउ व्हाट इज आइडियो मोटर ट्रेनिंग? क्या होता है हमारा आइडियो मोटर ट्रेनिंग? हम ये समझने की कोशिश करते हैं। आइडियो मोटर ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं, हम माइंड मैपिंग करते हैं कि हमको मूवमेंट कैसे परफॉर्म करना है। दिस इज द आइडियो मोटर ट्रेनिंग। राइट। डेफिनेशन समझते हैं, क्या कहता है डेफिनेशन। Ideomotor training is a psychological training method in which an athlete mentally rehearses or visualizes a movement without actually performing it physically. आप क्या करते हैं? आप मेंटली उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। The athlete imagines the skill in detail, activating the same neural pathway. आप न्यूरल पाथवे, आपकी जो नर्व से जो इंफॉर्मेशन आता है, आप उसको एक्टिवेट करते हैं,
इन्वॉल्व इन एक्चुअल मूवमेंट, राइट? ओके, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहता है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आइडियो मोटर ट्रेनिंग इज द मेंटल रिपीटेशन ऑफ मोटर स्किल। आप किसी मोटर स्किल को मेंटली रिपीट करते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन टू इंप्रूव टेक्निकल परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आप विजुअलाइज करते हैं जिससे आपका टेक्निकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। करेक्ट? क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई? नाउ द थिंग इज, थर्ड फेज में आपको याद रखना है कि आइडियो मोटर ट्रेनिंग आपके थर्ड फेज में होता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। करेक्ट? और ये जो आइडियो मोटर ट्रेनिंग है ये थर्ड फेज के लास्ट स्टेप में होता है। क्यों आपको याद रखना है? ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है देन सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने चुन चुन के पीवाईक्यूज आपके लिए लेके आए हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है सितंबर 2024, यूजीसी नेट सितंबर 2024। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग। टेक्निक ट्रेनिंग के जो स्टेप्स है आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। करेक्ट? ओके, कई बार पहली बात, जो टेक्निक ट्रेनिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 95% आपके सीक्वेंस पे बेस्ड होते हैं और आपको उनको अरेंज करना है। 95% क्वेश्चंस। करेक्ट? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं और उनको आपको अपने विवेक से सॉल्व करना है, उनको आपको अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। राइट? ओके, समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। एक्विजिशन ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन क्या पहला स्टेप हो सकता है? नहीं। सबसे पहले हम ऑप्शंस में नजर डालते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि हमारा ई जो है वो पहला स्टेटमेंट हो सकता है, पहला स्टेप हो सकता है। तो पहले हम ई को पढ़ के देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्निक एंड मूवमेंट, क्या ये हमारा पहला स्टेप हो सकता है? यस, ये हमारा पहला स्टेप हो सकता है। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को जज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करें। आप सबसे पहले देखें कि ऑप्शंस पहले स्टेप को क्या कंसिडर कर रहे हैं, और आप जाके देखिए कि क्या वो पहला स्टेप हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो आप आगे बढ़े, और अगर नहीं हो सकता है तो उस ऑप्शन को ही एलिमिनेट करें। करेक्ट? ओके, तो ऑप्शन ई, स्टेटमेंट ई हमारा पहला स्टेप होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्निक एंड मूवमेंट। उसके बाद अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो पहला और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हमारा सी जो है वो सेकंड स्टेप हो सकता है, और तीसरे और चौथे ऑप्शंस कह रहे हैं कि ए जो है वो हमारा सेकंड स्टेप हो सकता है। तो लेट्स चेक कि हमारा सेकंड स्टेप सी है या ई है। हमारा जो सी है वो कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्निक अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन। हमको जो टेक्निक है वो स्टैंडर्डाइज कंडीशन में एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्या यह ऑप्शन आपको सही लग रहा है? मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है। जो हमारा सी है वो हमारा सेकेंड स्टेप नहीं हो सकता। सो लेट्स एलिमिनेट द ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। ओके, अब देखते हैं क्या ए सही है। एक्विजिशन ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन, यस, ये हमारा सही स्टेप है। सबसे पहले हम टेक्निक और मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि है हमारा स्टेप वन। स्टेप टू होगा एक्विजिशन ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन, ये होगा हमारा स्टेप टू। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दोनों ऑप्शंस में सी को कह रहा है हमारा नेक्स्ट स्टेप। ओके, क्या है हमारा सी, एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्निक अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन। राइट, ये चीज सही है। राइट, सबसे पहले होगा हम इंट्रोडक्शन करेंगे टेक्निक और मूवमेंट का, फिर हम रफ कोऑर्डिनेशन को डेवलप करेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड कंडीशन में हम उस टेक्निक को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्निक अंडर वेरिड कंडीशंस। क्या सी के बाद ये हो सकता है? या सी के बाद होगा डी, एक्विजिशन ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन। आप सबसे पहले स्टैंडर्डाइज कंडीशन में आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप अपने फाइन कोऑर्डिनेशन को डेवलप करेंगे। तो ये होगा हमारा फोर्थ स्टेप। आप सबसे पहले फाइन कोऑर्डिनेशन को आप डेवलप करेंगे, उसके बाद आप वेरिड कंडीशन में आप परफॉर्म करेंगे। करेक्ट? तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ई, ए एंड बी, आई एम सॉरी, ई, ए, सी, बी, एंड उसके बाद आएगा हमारा डी।
तो हमारा ऑप्शन जो 3 है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा, EACBD। दिस इज दी थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही होगा। करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी जरूर था, लेकिन कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2019। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। लिस्ट वन में कुछ टर्मिनोलॉजी, करेक्ट। ओके, हमने अभी इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है? हमने इस लेक्चर में पढ़ा है स्किल, स्टाइल एंड टेक्निक। करेक्ट। तो सबसे पहले हम इनके डेफिनेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्टाइल को। मैंने आपको स्टाइल के बारे में क्या बताया है? स्टाइल एक इंडिविजुअल तरीका है किसी भी स्किल को परफॉर्म करने का। हर किसी का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। तो स्टाइल वेरीज एथलीट टू एथलीट। तो इसी डेफिनेशन को हम यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हाईली एडवांस्ड कंट्रोल एंड रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, नो। इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज ऑफ मोटर एक्शन, ये है हमारा स्टाइल का डेफिनेशन। तो ए का होगा हमारा, आई एम सॉरी, बी का होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो B2 से कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाइड है? B2 एंड जस्ट अ सेकेंड, B2 से सेटिस्फाइड सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। B2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है। करेक्ट। बट द थिंग इज, हम बाकी के ऑप्शंस को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ए का कह रहा है 4, स्किल। स्किल क्या है? मोटर प्रोसीजर ऑफ टेकलिंग अ मोटर टास्क। करेक्ट, A4 है। देन आता है हमारा C3, टेक्निक। व्हाट इज टेक्निक? टेक्निक C3, ऑटोमाइजेशन ऑफ अ मोटर टास्क। एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज स्किलफुल मूवमेंट? स्किलफुल मूवमेंट होता है हमारा हाईली एडवांस्ड कंट्रोल एंड रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन। तो डी का हो जाएगा हमारा 1। करेक्ट। आसान था, इजी था। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। यूजीसी नेट जून 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बट नाउ ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दिस इज नॉट फिनिश्ड येट। और भी क्वेश्चंस हैं। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस टेक्निक के ऊपर पूछे गए हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जनवरी 2025। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। क्या रहा है क्वेश्चन? सीक्वेंस ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग इन द थर्ड फेज। थर्ड फेज में जो टेक्निक ट्रेनिंग होती है उसका सीक्वेंस क्या है? प्रैक्टिस अंडर डिफिकल्ट कंडीशन एंड डिफरेंट कंडीशंस। क्या ये हमारा फर्स्ट स्टेप है? यस, यही तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमको डिफिकल्ट कंडीशंस में प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे ऑप्शंस जिसमें फर्स्ट स्टेप ए नहीं डिस्प्ले हो रहा है उसको आप एलिमिनेट कीजिए। ओके, नाउ अभी मेरे को यहां पे नजर आ रहा है आइडियो मोटर ट्रेनिंग। हमने पढ़ा है व्हाट इज आइडियो मोटर ट्रेनिंग। आइडियो मोटर ट्रेनिंग वो है जिसमें हम मेंटली विजुअलाइज करते हैं हमारे टेक्निक को, राइट। और ये हमारा लास्ट फेज होता है। करेक्ट। तो कौन से ऑप्शन है जिसमें आइडियो मोटर ट्रेनिंग, दैट इज स्टेप 3, वो लास्ट में नजर आ रहा है? दिस इज ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर होता है। करेक्ट। ये मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। देखिए यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है आइडियो मोटर ट्रेनिंग, ये हमारा लास्ट फेज होता है। करेक्ट। ओके, अब हम बाकी के ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप है हमारा प्रैक्टिस अंडर डिफिकल्ट कंडीशन एंड डिफरेंट कंडीशन। ओके, देन कम्स हमारा ई, डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट। हम मूवमेंट कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करते हैं। फिर आता है हमारा डी, दैट इज थर्ड स्टेप, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फीडबैक। फिर आता है हमारा बी, इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन। हम कंपटीशन में हमारा पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करते हैं। एंड फिफ्थ इज आर आइडियो मोटर ट्रेनिंग। और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 107 सॉल्व होता है, राइट। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट सितंबर 2020। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। लेट्स एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। इन टेक्निक ट्रेनिंग, correction of error is done using direct and indirect method, right? Okay,
वन ऑफ द प्रोसीजर अंडर डायरेक्ट मेथड इज, यहां पे ये कह रहा है कि जो टेक्निक ट्रेनिंग में जो हम करेक्शन लेके आते हैं एरर्स में, जाहिर सी बात है हम एरर करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो हम उसमें करेक्शन लेके आते हैं। तो जो करेक्शन हम लेके आते हैं उसको हम ठीक करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड ये वो मेथड होता है जिसमें कोच आपको डायरेक्टली बता देता है कि आपने यहां पे गलती की है। आया बात समझ में? कोच आपको बता देता है, आपका जो ट्रेनर है वो आपको बता देता है यहां पे आप गलती कर रहे हैं, उसको सुधारिए। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड? इनडायरेक्ट मेथड वो मेथड है जिसमें आप कोच को आपका जो कोच है वो आपको डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म कराता है। जैसे कि आप टफ सिचुएशंस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अब वहां पे काफी ज्यादा एरर कमिट कर रहे हैं, तो कोच आपको इजियर कंडीशन में परफॉर्म कराएगा ताकि आपकी जो एरर्स है वो करेक्ट हो पाए। राइट? आपको समझ में आया? डायरेक्ट मेथड में कोच आपको बता देता है कि यहाँ पे आपने गलती की है। इनडायरेक्ट मेथड में कोच आपको बताता नहीं है, कोच आपको इजियर सिचुएशंस में आपको अलग से कुछ ड्रिल्स करवाता है ताकि आपका एरर ठीक हो पाए। राइट? ओके, अब हम समझते हैं ऑप्शंस को। हमसे क्वेश्चन में पूछा ये है, वन ऑफ द प्रोसीजर अंडर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के अंदर कौन से प्रोसीजर आते हैं इन चारों में से? ठीक है, हम समझते हैं। प्रैक्टिसिंग द मूवमेंट अंडर इजियर कंडीशन, ये मैंने आपको बताया ये इनडायरेक्ट मेथड है। राइट? तो ऑप्शन वन तो हमारा गलत साबित होता है। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन टू, चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन लाइक सरफेस एंड इक्विपमेंट? नो, ये भी हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। राइट? हम चेंज कर रहे हैं एक्सटर्नल कंडीशंस में। ओके, बाय मेकिंग द ट्रेनी अवेयर ऑफ द एरर विथ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट मूवमेंट, आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रेनिंग को अवेयर करा रहे हैं कि आप गलती कहां कर रहे हैं, कोच आपको बता रहा है कि आप गलती कहां कर रहे हैं। कैसे? आप डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे हैं और आप उनको करेक्ट मेथड सिखा रहे हैं। दिस इज द डायरेक्ट मेथड और यही है हमारा सही ऑप्शन। करेक्ट? आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर 4, सेटिंग एडिशनल टास्क ड्यूरिंग मूवमेंट एग्जीक्यूशन, ये भी हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। ओके, आई होप आपसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ होगा जो यूजीसी नेट सितंबर 2020 में आया है। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस कितने ज्यादा पूछे गए हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2019। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल साइकिल का मतलब यह है कि जब आप टेक्निक को सिखाते हैं तो वो आप किसी साइकिल में सिखाते हैं। करेक्ट? तो वो साइकिल का सीक्वेंस क्या है? ओके, सबसे पहले आप एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उस एक्शन का फीडबैक लेते हैं, फीडबैक के बाद आप इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएशन के बाद आप करते हैं एडजस्टमेंट। आपने एक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद आपको मिलेगा फीडबैक, फीडबैक जो मिला उसके हिसाब से आप इवेल्युएट करते हैं कि आपने सही एक्शन परफॉर्म किया या नहीं, और उसके बाद आप करते हैं एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन सी होगा हमारा सही ऑप्शन। करेक्ट? ओके, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जनवरी 2025। इससे पहले भी हमने जनवरी 2025 का एक क्वेश्चन किया हुआ है। राइट? ओके, ये क्वेश्चन भी उसी फेस का है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। क्या रहा है? स्ट्रेस ऑन काइनेस्थेटिक परसेप्शन शुड बी गिवन इन विच फेज ऑफ द टेक्निक ट्रेनिंग? मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज काइनेस्थेटिक परसेप्शन। जब आपको आपका बॉडी आपको ये सिग्नल भेजता है कि आपने मूवमेंट सही परफॉर्म किया है या नहीं। करेक्ट? और ये जो काइनेस्थेटिक परसेप्शन है ये हम किस फेज में देते हैं? ट्रेनिंग के किस फेज में हम काइनेस्थेटिक परसेप्शन को हम डेवलप करते हैं? दैट इज योर सेकेंड फेज। हम सेकेंड फेज में काइनेस्थेटिक परसेप्शन को डेवलप करते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया है। लेट मी शो यू दैट स्लाइड अगेन। ये है हमारा फेज 2 और ये मैंने आपको पढ़ाया है काइनेस्थेटिक परसेप्शन। ये है उसके डेफिनेशंस। करेक्ट? आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question was asked in UGC NET December 2019. Pause the video and solve the question. Okay, I hope आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। Let's find the solution. काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग इन द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में हम जिन जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उनको सीक्वेंस में लाने को कहा गया है, राइट। ये तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप में, सीक्वेंस वाले में ये तीसरा क्वेश्चन है। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। लेस स्ट्रेस ऑन काइनेस्थेटिक परसेप्शन, क्या पहला हो सकता है? नो, ये पहला तो है ही नहीं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट, क्या ये पहला है? नहीं। एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट स्टेट, क्या ये हमारा पहला स्टेप हो सकता है? एंड यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस अंडर इजियर कंडीशन, क्या ये हमारा सेकेंड स्टेज हो सकता है? यस। नो नो नो, रियली सॉरी, दिस इज नॉट द सेकेंड स्टेज। डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट है, एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट स्टेज, उसके बाद होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, करेक्ट। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड स्टेप होगा प्रैक्टिस अंडर इजियर कंडीशन, दिस इज आवर थर्ड स्टेप, करेक्ट। उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ स्टेप जो होता है हमारा लेस स्ट्रेस और काइनेस्थेटिक परसेप्शन, एंड ऑप्शन बी सेटिस्फाइड विद दिस सीक्वेंस, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टेज को हम जज करते हैं, उसके बाद हम मूवमेंट कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करते हैं, उसके बाद हम इजियर कंडीशन में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम काइनेस्थेटिक परसेप्शन में हम ज्यादा स्ट्रेस देते नहीं है, करेक्ट। आई होप आपसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ होगा। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है, ये क्वेश्चन टेक्निक से नहीं है, लेकिन इसके एक लाइन पे हमसे टेक्निक का एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है। ये मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, इसमें आइडियो मोटर ट्रेनिंग दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज आइडियो मोटर ट्रेनिंग? ये मैंने आपको बताया कि आइडियो मोटर ट्रेनिंग एक वो ट्रेनिंग है जिसमें हम मेंटली हम समझते हैं कि हमको कैसे स्किल को परफॉर्म करना है, राइट। तो मैंने तो आपको इसेंट्रिक ट्रेनिंग मैंने आपको बताया नहीं है, कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग भी मैंने आपको बताया नहीं है, कॉन्सेंट्रिक ट्रेनिंग भी मैंने आपको बताया नहीं है, करेक्ट। आपको बस इतना करना है कि आइडियो मोटर ट्रेनिंग का डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, आपको बस वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, देखते हैं पहला। द ट्रेनिंग हेल्पफुल फॉर प्रिसीजन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ टेम्पोरल एंड स्पेटियल एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट, क्या ये हमारा आइडियो मोटर ट्रेनिंग का डेफिनेशन है? यस। ये जो ट्रेनिंग है ये हमको स्टेबलाइजेशन, टेम्पोरल मतलब हमारा ब्रेन, टेम्पोरल इज समथिंग रिलेटेड टू आवर ब्रेन। The training helpful for a precision and stabilization of temporal and spatial concept of movement. ऐसा ट्रेनिंग जो हमको बताता है कि हमको मूवमेंट कैसे परफॉर्म करना है, दैट इज योर आइडियो मोटर ट्रेनिंग। क्या इसी के बेसिस पे क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? एंड आंसर इज यस। कौन कौन से ऑप्शन C1 से सेटिस्फाइड है? एंड दिस इज ओनली सेकेंड ऑप्शन। सिंपल, आपने बाकी कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं है, स्टिल आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, राइट। तो कभी भी आप ऐसा ना सोचे कि हमने पढ़ाई तो पूरी की ही नहीं है तो हम यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों दें। आपने जो प्रीवियस जो चीजें पढ़ी है, अगर प्रीवियस चीजें अगर आपने कॉन्सेप्टुअली डीप में पढ़ी है तो अब जाहिर सी बात है आपने कॉमन सेंस से, सिक्स सेंस से उस क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने काफी ज्यादा चीजें हमने सीखी है, करेक्ट। हमने सबसे पहले हमने टेक्निक पढ़ा, टेक्निक के बाद हमने स्टेप्स ऑफ टेक्निक लर्निंग पढ़ा, फेजेस ऑफ टेक्निक लर्निंग पढ़ा, हर फेज में कौन कौन से एक्टिविटीज हम इन्वॉल्व करते हैं हमने उसको पढ़ा, और उससे रिलेटेड हमने पीवाईक्यूज को सॉल्व किया, और आपने देखा कि कितने सारे हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया। द थिंग इज, इतने ही पीवाईक्यूज अभी तक जितने भी यूजीसी नेट में एग्जाम हुए हैं, इतने ही पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, इससे ज्यादा पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे भी नहीं। तो जितने पीवाईक्यूज है मैंने इंक्लूड कर लिया है, और ये जो चीजें हैं ये आपको कई सारे पेड बैचेस में भी नहीं मिलेंगी। सो इफ यू फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल देन प्लीज लेट मी नो इन दिस कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजी को, और उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल। मैं ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स लेके आता रहूंगा, ऐसी पीवाईक्यूज में लेके आता रहूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।